जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखे। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगी और आप सपरिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य पूर्ण हो जाएंगी। चूंकि सावन का महीना आने वाला है और सावन का महीना देवों के देव महादेव को समर्पित होता है, तो यकीन जानिए अगर आप महादेव का नाम स्मरण करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। जैसा कि ज्योतिष का कहना होता है कि अगर सावन के महीने में शिव जी की विधि विधान से आप पूजा उपासना करते हैं या फिर आप सच्चे मन से उनका स्मरण करते हैं तो सभी प्रकार की जो बाधाएं हैं वो दूर हो जाती है। जीवन में व्याप्त सभी परेशानियां जो है वो छू मंतर हो जाती हैं। साथ ही आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, भौतिक जो भी सुख सुविधाएं आप प्राप्त करना चाहते हैं, महादेव की कृपा से आपको त्वरित प्राप्त हो जाता है। तो महादेव की जो है पूजा उपासना सावन के महीने में श्रद्धा भाव से की जाती है। आप भी अब महादेव की पूजा उपासना अवश्य करें। अगर आपके पास पर्याप्त समय नहीं है तो महज आप गंगा जल से उनका अभिषेक भी कर सकते हैं और इससे भी जो है भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो यह तो आपको मैंने यह जानकारी दी है कैसे आप सावन के महीने में शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर समय का अभाव है तो आप जलाभिषेक करें, अगर पर्याप्त समय है तो विधि विधान से पूजा करें। अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं और आपका मन स्थिर है तो आप सोमवार का व्रत भी अवश्य करें। तो इससे जो है आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप केपी की वाणी के चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपको बता दें कि यह एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर विवाह संबंध की जानकारी दी जाती है और यह जानकारी अल्प नहीं बल्कि विस्तार पूर्वक दी जाती है। इसमें आपकी शादी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी आपको दी जाती है कि आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा होगा, आपका करियर कैसा होगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा होगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा होगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, शादी अपनी जाति में होगा या अंतर जातीय विवाह होगा, अपने धर्म में होगा या फिर किसी अन्य धर्म में विवाह के योग बनेंगे। तो ये तमाम तरह की जानकारी जो है अब आप केपी की वाणी से कुंडली बनवाकर या कुंडली दिखाकर प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए मामूली शुल्क ली जाती है, जैसे आप मेहनताना कह सकते हैं। तो हमारा संपर्क नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं। आप वीडियो को स्क्रॉल कर नीचे आकर भी नंबर नोट कर सकते हैं। वैसे आपको हिंदी भाषी लोगों को मैं बता दूं कि हमारा संपर्क नंबर 8528383567 है 8521835670। तो आप इस नंबर पर फोन करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंशियल रहना चाहते हैं तो आप केपी की वाणी blogspot.com पर विजिट कर मेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं। आपको मेल के जरिए जानकारी दी जाएगी। तो हमारा जो blogspot.com है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं और मैं आपको दोहरा देता हूं केपी की वाणी blogspot.com, इस पर आप विजिट कर सकते हैं और विस्तार पूर्वक कुंडली के बारे में जानकारी प्राप्त। वहीं ऐसे जातक जो विवाह करने जा रहे हैं यानी उनकी सगाई शादी तय होने वाली है तो आपको बता दें कि विवाह पूर्व जो है कुंडली मिलान अवश्य करा लें। इससे आपको वैवाहिक जीवन की जानकारी प्राप्त हो जाती है। विवाह एक न एक दिन तो होनी ही है, किंतु विवाह के पश्चात का जीवन बेहद अनमोल होता है और महत्वपूर्ण होता है। आसान शब्दों में कहे कि वैवाहिक जीवन अगर सुखमय है तो फिर आपका विवाह सफल माना गया, अन्यथा आपको जीवन भर ग्लानि रहेगी। तो इसके लिए आप कुंडली मिलान अवश्य करा ले। कुंडली मिलान में कई प्रकार के दोष लगते हैं जिसमें नाड़ी दोष, भकुट दोष है। इन दोषों का निवारण अनिवार्य होता है। तत्पश्चात अगर आप परिणय सूत्र में बनते हैं तो वैवाहिक जीवन सुखमय रहता है, अन्यथा कष्टमय बीतता है। तो इसका अवश्य ध्यान रखें। भकुट दोष 3 तरह के होते हैं। इसमें जो है 12-2, 6-8, 9-5 का भकुट दोष लगता है। 9-5 का भकुट दोष जब लगता है तो संतान प्राप्ति में देर होती है या संतान नहीं होती है। 6-8 का भकुट दोष लगता है तो जो है वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है। 12-2 का भकुट दोष लगता है तो निर्धनता आती है, यानी कि आपका फाइनेंशियल जो सिचुएशन है, आर्थिक स्थिति वह पूरी तरह से बिगड़ जाएगी। तो इसका निवारण अनिवार्य होता है। नारी दोष में जो है, नारी दोष में मध्य नारी दोष में जो है या अंत्य नारी या आदि नारी, तो मध्य नारी दोष में तो विवाह बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए।
क्योंकि इससे अकारण अप्राकृतिक घटना का खतरा बना रहता है। तो इसका आप अवश्य पालन करें, अवश्य ख्याल रखें, तो इससे जो है इससे आपका वैवाहिक जीवन सुखमय बीतेगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में जैसा आपने थंबनेल में देखा है कुछ उसी प्रकार से वीडियो में जानकारी दी जा रही है कि विवाह के योग बनेंगे, राहु केतु का गोचर होगा, 30 से रिश्ता आएगा, 6 राशि के जातकों के 6 महीने में कुल मिलाकर 180 दिनों में विवाह के योग बन रहे हैं। तो इसके बारे में विस्तार से बता देता हूं। तो विवाह योग कैसे बनेगा? तो वर्तमान समय में जैसा कि आपको पता है, मैंने कई वीडियो में बताया है, अन्य वीडियो में भी आपने देखा होगा, अन्य सोर्स के जरिए भी आपने जानकारी प्राप्त की होगी, उसमें भी यही जानकारी प्राप्त हुई होगी कि वर्तमान समय में जो है शनि वक्री है और 4 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे। उससे पूर्व 30 अक्टूबर की तिथि जो है 2 राशि के जातकों के लिए भाग्योदय करने वाला है, क्योंकि इससे जो है ना 2 राशि के जातकों के विवाह के योग बनेंगे, बल्कि अन्य जो राशियां हैं उनके लिए भी रास्ते खुल जाएंगे। तो ये कैसे हो रहा है उसके बारे में बताता हूं। तो 30 अक्टूबर की तिथि को जो है राहु का गोचर मीन राशि में हो जाएगा, क्योंकि राहु वक्री चाल चलते हैं और वर्तमान समय में मेष राशि में विराजमान है, और 30 अक्टूबर को जो है वो मार्गी वक्री चाल चलकर जो है मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और वर्तमान समय में जो केतु है वो तुला राशि में है, वो भी वक्री चाल चल के 30 अक्टूबर को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और जब मेष राशि से निकल जाएंगे तो मेष राशि के जातकों के लिए रास्ते खुल जाएंगे, और जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो ऐसा कहा जाता है कि जब राहु या केतु का गोचर होता है या उसकी अंतर्दशा चलती है, महादशा चलती है, तो ऐसी परिस्थिति में जातक के विवाह में बंधने के योग बनते हैं। क्योंकि अब एक सवाल यह उठता है कि अगर मेष राशि में राहु विराजमान है तो राहु के जातकों के विवाह के योग क्यों नहीं बन रहे? तो आपको मैं यह क्लियर कर दूं, स्पष्ट कर दूं कि वर्तमान समय में गुरु का भी गोचर मेष राशि में हो गया। जब गुरु और केतु साथ में आ जाता है तो गुरु चंडाल दोष बनता है, और इसके चलते जो है विवाह के योग नहीं बन रहे। गुरु चंडाल दोष जब लगता है, जिस किसी जातक की कुंडली में गुरु चंडाल दोष लगता है तो उनके सभी शुभ कार्य जो है में विघ्न बाधा आती है और सभी शुभ कार्य तत्काल से समाप्त हो जाते हैं। यानी कि गुरु और केतु का प्रकोप जो है, केतु का प्रकोप भारी रहता है, बली हो जाता है, और फिर गुरु चंडाल दोष के चलते के शुभ कार्य नहीं होते हैं, उनके सगाई शादी के कार्य नहीं होते हैं। तो इसके चलते मेष राशि के जातकों के लिए योग नहीं बन रहा है। लेकिन 30 अक्टूबर के पश्चात जब राहु से मुक्त हो जाएंगे राहु मेष राशि के जातक, तो फिर उनके लिए विवाह के योग बनेगा। तो 30 तारीख से रिश्ता इसलिए बताया गया कि 30 अक्टूबर से ही राहु का गोचर होगा, केतु का गोचर होगा मीन राशि में और कन्या राशि में, और 30 अक्टूबर से ही मेष राशि के जातकों के लिए योग बनेगा। 6 राशियों के बारे में बताऊंगा, 6 महीने के बारे में बता देता हूं। पहले तो नवंबर से लेकर 1 मई 2024 तक जो है वो गुरु मेष राशि में विराजमान रहेंगे। तो अगर आप गिनती करेंगे तो नवंबर का महीना, दिसंबर का महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 6 महीने जो हैं, इन 6 महीने में इन 6 राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। तो कुल मिलाकर कहें 180 दिनों में जो है सगाई के योग है, 180 दिनों में सगाई और शादी होने के प्रबल योग है। 30 अक्टूबर के पश्चात जब राहु केतु का गोचर होगा तो उस समय से विवाह के योग जातक के लिए बनेगा। वहीं शनि जो है 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, तत्पश्चात जो है फिर मकर राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा कि कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा। उससे पूर्व जो है अभी वर्तमान समय में मकर और कुंभ राशि के जातकों के विवाह में विलंब है। तो आपको तब तक इंतजार करना है, सावन के महीने में शिव जी की पूजा उपासना करनी है, उन्हें प्रसन्न करना है, उसके पश्चात आपके लिए शुभ योग बनेगा। आइए अब मैं आपको कुछ उपाय बता देता हूं, उन उपाय को करना है, इन उपायों को करते हैं तो आपके शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। तो आपको बता दें, जैसा कि मैंने अन्य वीडियो में बताया है, नए व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं, अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा है और उसके पश्चात भी विवाह में बाधा आ रही है, तो इसका एक कारण वास्तु दोष भी हो सकता है, या फिर आपके विवाह भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठा है। तो 5 प्रकार के दोष लगते हैं कुंडली में। ये दोष जो है निम्न प्रकार से हैं: काल सर्प दोष, पितृदोष, गुरु चंडाल दोष, गुरु भंगारक दोष और मंगल दोष। इन 5 दोषों के चलते विवाह में बाधा आती है। अगर दोष नहीं लगा है कुंडली में तो यकीन मानिए कि आपकी घर में वास्तु दोष लगा है, तो वास्तु दोष का भी निवारण अनिवार्य होता है। या फिर आपके विवाह भाव में जो है बुध शुक्र की युति लग गई है, गुरु शुक्र की युति लग गई है, शुक्र मंगल की युति लग गई है, या फिर शनि केतु विराजमान है। शनि केतु के रहने पर 30 वर्ष के पश्चात ही विवाह के योग बनते हैं, उससे पूर्व विवाह के योग नहीं बनते हैं। तो अगर शनि और केतु उपस्थित है तो शनि के रहने पर घर परिवार, जान पहचान या मध्यस्थ व्यक्ति के चलते विवाह में बाधा आती है। वहीं केतु के रहने पर गुप्त शत्रु के चलते विवाह में बाधा आती है। तो कुछ इस प्रकार से संयोग बनता है
और 5 जो दोष है उसके बारे में मैंने आपको बताया। उन दोषों के चलते जो है विवाह में बाधा आती है और इसका निवारण अनिवार्य होता है। अगर काल सर्प दोष से पीड़ित है तो अधिकतम 37 वर्ष तक विवाह के योग बनते हैं। अगर आप उसका निवारण नहीं कराते हैं तो 37 वर्ष के पश्चात विवाह के योग बनते हैं। अधिकतम 42 वर्ष में जाकर काल सर्प दोष समाप्त होता है। पितृ दोष में भी कुछ इस प्रकार से ही संयोग बनते हैं, 37 वर्ष के बाद ही विवाह के योग बनते हैं। अगर कोई जातक मांगलिक है, मंगल का निवारण नहीं करा रहा है, अज्ञात वर्ष वो मांगलिक है लेकिन उसे ज्ञात नहीं है, तो उसे भी 37 वर्ष तक इंतजार करना पड़ता है, उसके बाद ही उसके योग बनते हैं। वहीं अगर गुरु चंडाल दोष लगा है तो अगर राहु केतु के वजह गोचर से लगा है तो वो जब गोचर होगा दूसरी राशि में प्रवेश करेंगे राहु केतु तो आप मुक्त हो जाएंगे। अन्यथा अन्य भावों में अगर कहीं दोष लगता है तो फिर आपको उसका निवारण कराना ही पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से है, मंगल का भी निवारण अनिवार्य होता है, तो अगर आप निवारण करा लेते हैं तत्पश्चात योग बनते हैं। आइए अब मैं आपको उन राशियों के बारे में बता देता हूं। तो प्रथम राशि, जैसा कि आपको ज्ञात हो गया होगा कि 30 अक्टूबर को जब राहु से मुक्त हो जाएगा मेष राशि के जातक, तो 1 नवंबर से लेकर 1 मई 2024 तक मेष राशि के जातक के लिए विवाह के योग 100% बनेगा। इसके पश्चात जो दूसरी राशि है वो कर्क राशि, क्योंकि कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं तो कर्क राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बनाएगा। अगर आप कर्क राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ योग बनेगा। उसके अलावा जो है कन्या राशि में केतु का गोचर होगा तो कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनाएगा। और वहीं धनु राशि के जातक 7.5 से पीड़ित थे लेकिन इस वर्ष उनको 7.5 से मुक्ति मिल गई है, तो नवंबर के पश्चात धनु राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा ही। कई जातकों ने कमेंट कर धनु राशि के बारे में पूछा है, तो आपको बता दें कि नवंबर तक आप इंतजार करें। अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा है तो नवंबर के पश्चात फिर आपके विवाह के योग बनेंगे। अगर आप लड़की हैं, धनु राशि की जातिका हैं, तो आपको कम से कम 21 गुरुवार का व्रत अवश्य करें। अगर आप इस गुरुवार से गुरुवार का व्रत नहीं रख पाती हैं तो फिर वर्तमान समय से लेकर कार्तिक महीने तक गुरुवार का व्रत ना उठाएं। जब देव उठान एकादशी हो जाए उसके पश्चात शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार से जो है गुरुवार का व्रत करें और कम से कम 21 गुरुवार का व्रत करें तो आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त, यानी कि आपका जो है आपकी शादी अवश्य हो जाएगी। तो धनु राशि के जातक भी हैं और अंतिम राशि जो है वो मीन राशि है। इसके अलावा तुला राशि के भी जातक हैं। तुला राशि वर्तमान समय में गुरु का जो है दृष्टि वो सप्तम भाव में विवाह भाव में बैठा पड़ा है, तो इसके लिए जो है तुला राशि के जातकों के भी योग हैं। और मीन राशि के जातक, क्योंकि केतु का गोचर मीन राशि में हो जाएगा तो मीन राशि के जातकों के लिए भी विवाह के योग बनेगा। तो ये 6 राशियां जो है गुरु के राशि परिवर्तन से राहु केतु के गोचर से योग बनेगा। इसमें यह बिल्कुल नहीं है कि शुक्र के गोचर से नवंबर के पश्चात जिन जिन राशि के जातकों की योग बनेगा उसका विवाह अवश्य होगा। इस वीडियो में केवल मैंने आपको राहु केतु के गोचर और गुरु के गोचर से जिन 6 राशि के जातक के 100% विवाह की योग है उसकी जानकारी दी है। अन्य वीडियो को आप देख सकते हैं और प्लेलिस्ट पर जाकर यह जानकारी ज्ञात कर सकते हैं कि नवंबर में किस राशि के जातकों के विवाह के योग बनेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि नवंबर महीने में शुक्र के चलते जो है शुक्र का गोचर कन्या राशि में होगा तो कन्या राशि के जातक के, फिर दिसंबर में तुला राशि के जातकों के, फिर जनवरी में वृश्चिक राशि के, फिर जनवरी में ही धनु राशि के जातक के, फिर फरवरी में मकर राशि के जातक के, और फिर फरवरी से मार्च लेकर कुंभ राशि के जातक के, और अप्रैल में फिर मीन राशि के जातक के लिए योग बनेगा। ये योग शुक्र के गोचर से बनेगा। तो आज मैंने आपको 6 राशि के जातकों के गुरु के गोचर से, राहु केतु के गोचर से नवंबर से लेकर मई के मध्य जिनके योग हैं विवाह के उसकी जानकारी दी है। अगर जानकारी देने में अपने यानी मुझसे कोई गलती या त्रुटि रह गई हो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरी कोशिश आपको सत्य और सही जानकारी देने की रहती है। अगर आपको सलाह अथवा परामर्श देना चाहते हैं तो अवश्य दे, आपका स्वागत है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत है। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे। माता रानी की असीम कृपा आप पर बरसती रहे। परम पिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि, सत्मार्ग और आगे बढ़ने की शक्ति दे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।